पूनम अहमद हिंदी लेखन जगत में इस समय एक चमकता सितारा हैं। इनकी शैली बहुत सरल और सहज है और कहानियाँ सीधे पाठकों के दिल में उतर जाती हैं। तो आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी पन्नों पर फैली पीड़ा। रात थी कि बीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। सफलता और असफलता की आशा निराशा के बीच सबके मन में एक तूफान चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर का टिमटिम करता बल्ब कभी आशंकाओं को बढ़ा देता तो कभी दिलासा देता प्रतीत होता। नर्सों के पैरों की आहट दिल की धड़कनें तेज़ करने लगती। नवीन बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा था। हॉस्पिटल के स्थल पर सन्नाटा था। नवीन कुछ गंभीर मरीजों के रिश्तेदारों के उदास चेहरों पर नज़र दौड़ाता, फिर सामने बैठी अपनी माँ को ध्यान से देखता और अंदाज़ा लगाता कि क्या माँ वास्तव में परेशान हैं। अंदर आईसीयू में नवीन की पत्नी सुजाता जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। नवीन पूरे यकीन के साथ सोच रहा था कि अभी डॉक्टर आकर कहेगा सुजाता ठीक है। कल कितनी चोटें आई थी सुजाता को। नवीन और सुजाता और उनके दोनों बच्चे दिव्यांश और दिव्या पिकनिक से लौट रहे थे। कार नवीन ही चला रहा था। सामने से आ रहे ट्रक ने सुजाता की तरफ से खिड़की में जोरदार टक्कर मारी। नवीन और पीछे बैठे बच्चे तो बच गए, लेकिन सुजाता को गंभीर चोटें आईं। उसका सिर भी फट गया था। कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। नवीन किसी से लिफ्ट लेकर घायल सुजाता और बच्चों को लेकर यहाँ पहुँच गया था। नवीन ने फ़ोन पर अपने दोनों भाइयों विनय और नीरज को खबर दे दी थी। वे उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही माँ के साथ पहुँच चुके थे। विनय की यहाँ कुछ डॉक्टरों से जान पहचान थी, इसलिए इलाज शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। नवीन ने सुजाता के लिए अपने दोनों भाइयों की बेचैनी भी देखी। उसे लगा बस माँ को ही इतने सालों से सुजाता से लगाव नहीं हो पाया। वो अपनी जीवन संगिनी को याद करते हुए थका सा ही कुर्सी पर बैठा तो लगा जैसे सुजाता उसके सामने मुस्कुराती हुई साकार खड़ी हो गई है। झट से आंखें बंद कर लीं ताकि कहीं उसका चेहरा आंखों के आगे से गायब ना हो जाए। नवीन ने आंखें बंद की तो पिछली स्मृतियाँ दृष्टिपटल पर उभर आईं। 20 साल पहले नवीन और सुजाता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब दोनों की अच्छी नौकरी भी लग गई तो उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। सुजाता के माता पिता से मिलकर नवीन को बहुत अच्छा लगा था। वे इस विवाह के लिए तैयार थे, लेकिन असली समस्या नवीन को अपनी माँ वसुधा से होने वाली थी। वो जानता था कि उसकी पुरातन पंथी माँ एक विजातीय लड़की से उसका विवाह कभी नहीं होने देंगी। उसके दोनों भाई सुजाता से मिल चुके थे और दोनों से सुजाता की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जब नवीन ने घर में सुजाता के बारे में बताया तो वसुधा ने तूफान खड़ा कर दिया। नवीन के पिताजी नहीं थे। वसुधा चिल्लाने लगी, क्या इतने मेहनत से तुम तीनों को पाल पोस कर इसी दिन के लिए बड़ा किया है कि एक विजातीय लड़की बहू बनकर इस घर में आए? ये कभी नहीं हो सकता। कुछ दिनों तक घर में सन्नाटा छाया रहा। नवीन माँ को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब वे तैयार नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। नवीन को याद आ रहा था वो दिन जब वो पहली बार सुजाता को लेकर घर पहुंचा तो माँ ने कितनी क्रोधित नज़रों से उसे देखा था और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। घंटों बाद निकली थी और जब वे निकली सुजाता अपने दोनों देवरों से पूछ कर खाना तैयार कर चुकी थी। ये था ससुराल में सुजाता का पहला दिन। नीरज ने ज़बरदस्ती वसुधा को खाना खिलाया था। नवीन मूकदर्शक बना रहा था। रात को सुजाता सोने आई तो उसके चेहरे पर अपमान और थकान के मिले जुले भाव देखकर नवीन का दिल भर आया था और फिर उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। नवीन और सुजाता दोनों ने वसुधा के साथ समय बिताने के लिए ऑफिस से छुट्टियां ले ली थीं। वे दिन भर वसुधा का मूड ठीक करने की कोशिश करते मगर कामयाब नहीं हो पाए। जब सुजाता गर्भवती हुई तो वसुधा ने ऐलान कर दिया, मुझसे कोई उम्मीद ना करना, नौकरी छोड़ो और अपनी घर गृहस्थी संभालो। ये सुजाता ही थी जिसने सिर्फ माँ को खुश करने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। माथे की त्योरियाँ कम तो हुईं लेकिन ख़त्म नहीं हुईं। दिव्यांश का जन्म हुआ तो विनय की नौकरी भी लग गई थी। वसुधा दिन रात कहती, इस बार अपनी जाति की बहू लाऊंगी तो मन को कुछ ठंडक मिलेगी। सुजाता अपमानित सा महसूस करती। नवीन देखता सुजाता माँ को एक भी अपशब्द ना कहती। वसुधा ने खूब खोजबीन करके अपने मन की नीता से विनय का विवाह कर दिया। नीता को वसुधा ने पहले दिन से ही सिर पर बैठा लिया। सुजाता शांत देखती रही। नीता भी नौकरी पेशा थी। छुट्टियां खत्म होने पर वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगी।
तो वसुधा ने उसकी भरपूर मदद की। सुजाता इस भेदभाव को देखकर हैरान खड़ी रह जाती। कुछ दिनों बाद नीरज ने भी नौकरी लगते ही सुधा से प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन सुधा भी वसुधा की जाति धर्म की कसौटी पर खरी उतरती थी, इसलिए वे सुधा से भी खुश थीं। इतने सालों में नवीन ने कभी माँ को सुजाता से ठीक तरह से बात करते नहीं देखा था। दिव्या हुई तो नवीन ने सुजाता को ये सोचकर उसके मायके रहने भेज दिया कि कम से कम उसे वहाँ शांति और आराम तो मिलेगा। नवीन रोज़ ऑफिस से सुजाता और बच्चों को देखने चला जाता और डिनर करके ही लौटता था। घर आकर देखता माँ रसोई में व्यस्त होती। वसुधा जोड़ों के दर्द की मरीज थी, काम अब उनसे होता नहीं था। नीता और सुधा शाम को ही लौटती थीं। आकर कहती, सुजाता भाभी के बिना सब अस्त व्यस्त हो जाता है। सुनकर नवीन खुश हो जाता कि कोई तो उसकी कद्र करता है। फिर विनय और नीरज अलग अलग मकान ले लिए, क्योंकि ये मकान अब सबके बढ़ते परिवार के लिए छोटा पड़ने लगा था। वसुधा ने बहुत कहा कि दूसरी मंजिल बनवा लेते हैं, लेकिन सब अलग घर बसाना चाहते थे। विनय और नीरज चले गए तो वसुधा कुछ दिन उदास रही। दिव्यांश और दिव्या को वसुधा प्यार करती, लेकिन सुजाता से तब भी एक दूरी बनाए रखती। सुजाता उनसे बात करने के 100 बहाने ढूंढती, मगर वसुधा हाँ हूँ में ही जवाब देती। बच्चे स्कूल चले जाते तो घर में सन्नाटा फैल जाता। बच्चों को स्कूल भेजकर पार्क में सुबह की सैर करना सुजाता का नियम बन गया। पदोन्नति के साथ साथ नवीन की व्यस्तता बढ़ गई थी। सुजाता को हमेशा ही पढ़ने लिखने का शौक़ रहा था। फुर्सत मिलते ही वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में व्यस्त रहने लगी। उसके विचार, उसके सपने उसे लेखन की दुनिया में ले आए, और दुख में तो कल्पना ही इंसान के लिए माँ की गोद है। सुबह की सैर करते करते वो पता नहीं क्या क्या सोचकर लेखन सामग्री जुटा लेती। पार्क से लौटते हुए कितने विचार, कितने शब्द सुजाता के दिमाग में आते, लेकिन अक्सर वो जिस तरह सोचती, एकाग्रता के अभाव में उस तरह लिख ना पाती। पन्ने फाड़ती जाती। वसुधा कभी उसके कमरे में न झांकती, बस उन्हें कूड़े की टोकरी में फटे हुए पन्नों का ढेर दिखता तो शुरू हो जाती। पता नहीं क्या बकवास किस्म का काम करती रहती है, बस पन्ने फाड़ती रहती है, कोई ढंग का काम तो आता नहीं। सुजाता कोई तर्क नहीं दे पाती, मगर उसका लेखन कार्य चलता रहा। अब सुजाता ने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया था। इस समय उसके सामने था सालों से मिलता आ रहा वसुधा से तानों का सिलसिला, अविश्वास और टूटता हौसला, क्योंकि वो खेत सहित रचनाओं के लौटने का दौर था। लौटी हुई कहानी उसे बेचैन कर देती। उसकी लौटी हुई रचनाओं को देखकर वसुधा के ताने बढ़ जाते। समय भी खराब किया और लो अब रख लो अपने पास, लिखने में नहीं बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। सुजाता को रोना आ जाता। सोचती अब वो नहीं लिखेगी। तभी दिल कहता कि ना घबराना है ना हारना है, मेहनत का फल जरूर मिलता है, और वो फिर लिखने बैठ जाती। धीरे धीरे उसकी कहानियाँ छपने लगीं। सुजाता को नवीन का पूरा सहयोग था। वो लिख रही होती तो नवीन कभी उसे डिस्टर्ब न करता। बच्चे भी शांति से अपना काम करते रहते। अब सुजाता को नाम, यश, महत्व और पैसा मिलने लगा। उसे कुछ पुरस्कार भी मिले। वो वसुधा के पैर छूती तो तुनक कर चली जाती। सुजाता अपने शहर के लिए सम्मानित हस्ती हो चुकी थी। उसे कई शैक्षणिक सांस्कृतिक समारोहों में विशेष अतिथि की हैसियत से बुलाया जाने लगा। वसुधा की सहेलियां, पड़ोसनें सब उनसे सुजाता के गुणों की वाह वाह करती। नवीन जी, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर की आवाज़ नवीन को वर्तमान में खींच लाई। वो खड़ा हो गया। कैसी है सुजाता? चोटें बहुत हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। माँ के साथ सुजाता को देखने नवीन आईसीयू में गया। सुजाता भी बेहोश थी। नवीन ने थोड़ी देर बाद माँ से कहा, माँ आप थक गई होंगी, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। बाद में जब नीरज घर आ जाए तो उसके साथ आ जाना। वसुधा घर आ गई। नहाने के बाद सबके लिए खाना बनाया। बच्चे नीता के पास थे, वे सब हॉस्पिटल आ गए। विनय और नीरज तो नवीन के पास ही थे। सारा काम हो गया तो वसुधा को खाली घर काटने को दौड़ने लगा। पहले वे इधर उधर देखती घूमती रहीं, फिर पता नहीं उनके मन में क्या आया कि ऊपर सुजाता के कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगीं। साफ सुथरे कमरे में एक और सुजाता के पढ़ने लिखने की मेज पर रखे सामान को ध्यान से देखने लगीं। अब तक प्रकाशित 2 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास और बहुत सारे लेख जैसे सुजाता के अस्तित्व का बखान कर रहे थे। सुजाता की डायरी के पन्ने पलटे तो बेड पर बैठकर पढ़ती चली गईं। एक जगह लिखा था, माँ जी के साथ 2 बातें करने के लिए तरस जाती हूँ मैं। कोमल कांतिमय देह यष्टि, माँ जी के माथे पर चंदन का टीका बहुत अच्छा लगता है मुझे।
मम्मी पापा तो अब रहे नहीं। मन करता है मां जी की गोद में सिर रखकर लेट जाऊं और वे मेरे सिर पर अपना हाथ रख दें। क्या कभी ऐसा होगा? एक पन्ने पर लिखा था, आज फिर कहानी वापस आ गई। नवीन और बच्चे तो व्यस्त रहते हैं। काश मैं माँ जी से अपने मन की उधेड़ बुन बांट पाती। माँ जी इस समय मेरे खत्म हो चले नैतिक बल को सहारा देती। मुझे उनके स्नेह के 2 बोलों की ज़रूरत है, लेकिन मिल रहे हैं ताने। एक जगह लिखा था, अगर माँ जी समझ जाती कि लेखन थोड़ा कठिन और विचित्र होता है तो मेरे मन को थोड़ी शांति मिल जाती और मैं और अच्छा लिख पाती। आगे लिखा था, कभी कभी मेरा दिल माँ जी के व्यंग्य बाणों की चोट सह नहीं पाता। मैं घायल हो जाती हूँ। जी में आता है कि उनसे पूछूं, मेरा विजातीय होना क्यों खलता है कि मेरे द्वारा दिए गए आदर सम्मान और सेवा तक को नकार दिया जाता है। नवीन भी अपनी माँ के स्वभाव से दुखी हो जाते हैं, पर कुछ कह नहीं सकते। उनका कहना है कि माँ ने तीनों को बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, बहुत संघर्ष किया है पिताजी के बाद। कहते हैं माँ से कुछ कह नहीं सकता, बस तुम ही समझौता कर लो। मैं उनके स्वभाव पर सिर्फ शर्मिंदा हो सकता हूँ। अपमान की पीड़ा का अथाह सागर कभी कभी मेरी आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकलता है। एक जगह लिखा था, मेरी एक भी कहानी माँ जी ने नहीं पढ़ी। कितना अच्छा होता जिस कहानी के लिए मुझे पहला पुरस्कार मिला वो माँ जी ने भी पढ़ी होती। वसुधा के स्वभाव से दुखी सुजाता के इतने सालों के मन की व्यथा जैसे पन्नों पर बिखरी पड़ी थी। वसुधा ने कुछ और पन्ने पलटे। लिखा था, हर त्योहार पर नीता और सुधा के साथ माँ जी का अलग व्यवहार होता है, मेरे साथ अलग। कई रस्मों में, कई आयोजनों में मैं आज तक कोने में खड़ी रह जाती हूँ। माँ की दृष्टि में तो क्षमा होती है और मन में वात्सल्य। पढ़ते पढ़ते वसुधा की आंखें झमाझम बरसने लगीं। उनका मन आत्मग्लानि से भर उठा। फिर सोचने लगी कि हम औरतें ही औरतों की दुश्मन क्यों बन जाती हैं। कैसे वो इतनी क्रूर और असंवेदनशील हो उठी। ये क्या कर बैठी वे? अपने बेटे बहू के जीवन में अशांति का कारण वे स्वयं बनी? नहीं, वे अपनी बहू की प्रतिभा को बिखरने नहीं देंगी। आज ये मुकदमा उनके मन की अदालत में आया और उन्हें फैसला सुनाना है। भूल जाएंगी वे जात पात, याद रखेंगी सिर्फ अपनी होनहार बहू के गुणों और मधुर स्वभाव को। वसुधा के दिल में स्नेह उदारता का सैलाब सा उमड़ पड़ा। बरसों से जमे जाति धर्म के भेदभाव का कुहासा स्नेह की गर्मी से छटने लगा। अभी आप सुन रहे थे लेखिका पूनम अहमद जी की लिखी हुई कहानी पन्नों पर फैली पीड़ा। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।